नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एलआईसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एलआईसी जो जीवन बीमा पॉलिसियों के साथ साथ पेंशन प्लान्स, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस जो बेचती है, वो अब हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने की तैयारी में। कंपनी ने 31 मार्च से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण करने की बात कही है। एलआईसी के सीईओ सिद्धार्थ मोहंती साहब ने कहा है कि कंपनी अगले 2 सप्ताह में एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेगी। हालांकि मोहंती साहब ने किसी स्वास्थ्य बीमा कंपनी का नाम न बताते हुए कहा कि एलआईसी इसके साथ बातचीत के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले जो है सौदे की अंतिम रूप से घोषणा हो जाएगी। अब ये तो हो गई बात खबर की कि एलआईसी ये काम करने वाली है, लेकिन इस खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जैसे कि एलआईसी को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, नए सेक्टर में आने से कंपटीटर्स का क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के प्रैक्टिसेस बदलेंगी या नहीं, कैशलेस क्लेम को लेकर जो अड़चनें सुनने को मिलती है गाहे बेगाहे सही, क्या उसमें कमी आएगी या नहीं, जानेंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ओपनिंग रिमार्क दीजिए, जैसे ये खबर आई है सर, उसके बाद आपका फर्स्ट टेक क्या है? देखिए, खबर पहली बार नहीं आई है, पहले तो आपको ये बता दूं, नवंबर 2024 में भी हमने ये बातचीत सुनी थी और तब से लेकर ये, मैं आप जो कंपनी का नाम नहीं बता रहे हैं, वो कंपनी का नाम है मणिपाल सिग्ना, जिसकी बातचीत हो रही है। और उस समय से खबरें हैं, नवंबर से ही खबरें हैं कि 4,000 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। अब आपका पहला सवाल ये है कि आखिर क्यों एलआईसी ये खरीदना चाहती है, क्यों इनफैक्ट ये हेल्थ इंश्योरेंस में घुसना चाहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में तो पहले से ही मार्केट लीडर हैं। उसके 2-3 रीजंस हैं इनके खुद के भी, और सेक्टर वाइज भी देखें जिस तरह का इंश्योरेंस सेक्टर जैसे बिहेव कर रहा है, उसके रीजंस आपको उससे समझ आ जाएंगे। देखिए, मणिपाल सिग्ना की तो बात है ही है, 4,000 करोड़ में ये खरीदेंगे, लेकिन एक नेचुरल चॉइस है इनके पास। जैसे इनके सीईओ एंड एमडी मोहंती साहब, उन्होंने भी कहा है उनके लिए नेचुरल चॉइस क्यों है हेल्थ इंश्योरेंस में घुसना, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में ये मार्केट लीडर है। जिस तरह का इनका नेटवर्क है देश भर में, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ कि इनका कितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन पैन इंडिया रीच की बात कर रहे हैं। हाँ, 2048 इनके पास कंप्यूटराइज्ड ब्रांच ऑफिस हैं, 113 डिविजनल ऑफिस हैं, 8 जोनल ऑफिस हैं, 1572 सैटेलाइट ऑफिस हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो सबसे बड़ी इनकी मजबूती है, या फिर जो इनके पास सबसे बड़ा आंकड़ा जो है, वो है लाइफ इंश्योरर, यानी कि जो एजेंट्स होते हैं इनके, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, वो सबसे बड़ा आंकड़ा है। आप ताज्जुब करेंगे, करीब 14.5 लाख एजेंट्स हैं इनके। सितंबर 2024 तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, मेरे पास जो लास्ट अवेलेबल है, जिन्होंने रिपोर्ट किया है, 14,39,658 इनके पास एजेंट्स हैं जो कि देश भर में काम करते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पेनिट्रेशन इनकी है। मैं सेक्टर की पेनिट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एलआईसी के एजेंट कहां कहां बैठे हुए हैं, कितनी तादाद में है देश में, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 14.5 लाख के आसपास, सितंबर का नंबर आपके सामने रख रहा हूं, इतने एजेंट्स इनके पास मौजूद हैं। तो पहली जो नेचुरल चॉइस की बात आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के ये मार्केट लीडर हैं। जिस तरह का नेटवर्क है, जितने ऑफिस इनके पास हैं, और जो वर्कफोर्स इनके पास है, जो एजेंट्स हैं इनके पास, जो कि रिलेंटलेसली काम करते हैं 24/7, वो इनको एक ऑब्वियस ही चॉइस खड़ी करते हैं इनके सामने कि इनको हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश के जो नियम हैं ऐसा अलाउ नहीं करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कॉम्पोजिट इंश्योरर के तौर पे सामने आए और वो हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को भी कवर करे, ऐसे हमारे नियम नहीं कहते हैं। इसीलिए ये एक ऐसी कंपनी खरीदने जा रहे हैं इस सेक्टर में एंट्री लेने के लिए, जो कि एलआईसी का हिस्सा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, इनकी एंट्री जरूर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में इस तरह से होती हुई नजर आएगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि इनके पास ये ऑब्वियस ही चॉइस है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस की जहां तक बात है, जिसमें मैंने कहा ये मार्केट लीडर हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे तो स्लो डाउन है, और इस स्लो डाउन को, यानी कि जो धीमापन है, ग्रोथ में जो धीमापन आ रहा है, उसको इनके एमडी एंड सीईओ साहब ने भी माना है। और उनका ये मानना है कि पेनिट्रेशन की भी जहां तक बात है, यानी कि जो पहुंच है इंश्योरेंस सेक्टर की, या इंश्योरेंस घर घर जो पहुंच है उसकी देश भर में, उसमें भी कमी हो रही है। और इनफैक्ट वो एक फैक्टर भी है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस में ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिल रही है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो पेनिट्रेशन है वो 7% है। 7% इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे जो लोग हैं वो आपको कवर्ड नजर आते हैं। भारत में ये आंकड़ा ऑलमोस्ट आधा है, 3.7% का। तो ग्लोबल एवरेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे हमारे देश में पेनिट्रेशन बहुत कम है, लेकिन
हमारा जो सेक्टर है, इंश्योरेंस का सेक्टर है, उसमें ग्रोथ रुकती हुई नजर आ रही है, स्पेशली जहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात है। तो ये एक फैक्टर हो गया जिस वजह से LIC भी चाहता है कि अब जो कि इनका सालों दशकों पुराना इनफैक्ट जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का, उसके हटके अब ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में भी जाते हुए नजर आएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसी उम्मीद थी या ऐसी बातचीत थी कि शायद एक कॉम्पोजिट जो इंश्योरेंस लाइसेंस होता है उसको लेकर बातचीत, या सरकार की ओर से जो अप्रूवल है वो भी आ जाएगा। इसी बजट में माना जा रहा था कि शायद उसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर वैसा हो जाता, नॉर्म्स यानी कि जो नियम बदल दिए जाते, तो फिर तो LIC को वैसे कोई नहीं रोक सकता, फिर तो इनको किसी कंपनी में स्टेक खरीदने की भी जरूरत नहीं थी, ये खुद से ही अपने प्लान लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे नियम फिलहाल देश के ऐसे नहीं कहते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि ये इस वित्त वर्ष के अंत तक, यानी कि इसी मार्च महीने के एंड तक जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, शायद ये डील पूरी कर सकते हैं। सर, इनके स्टेटमेंट से एक वर्ड निकला कि स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी कर देंगे। ये मामला हमारे व्यूअर्स भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, जानते हैं इन चीज़ों को बेहतर से। आपसे समझना चाहेंगे क्या, मैंने जो आप मणिपाल का आप नाम ले रहे हैं, तो क्या उसमें क्या 50% हिस्सेदारी ये खरीद लेंगे, 51% खरीद लेंगे, या 75% या पूरा 100%? उसको आसान भाषा में समझाइए। स्टैंड अलोन का मतलब है कि केवल एक ही बिजनेस। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है सब कुछ मिला हुआ उसमें। जब हम किसी कंपनी के, मैं आपको नतीजों के हिसाब से बताता हूँ, कंसोलिडेटेड नतीजों का मतलब ये होता है कि मेरा एक बिजनेस है, मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, मेरी एक सब्सिडरी भी है, यानी कि मेरी एक सहयोगी कंपनी भी है, वो भी कामकाज करती है। तो जब मैं स्टैंडअलोन नंबर्स की बात करूंगा, सिर्फ मेरा बिजनेस जो है उसमें, जैसे सर इसको रिलायंस से समझते हैं, रिलायंस पेट्रोकेमिकल में भी है और वो रिटेल में भी है। मान लीजिए वो कपड़े में बेच रही है, रिटेल में भी है, जियो में है, उनका टेलीकॉम वाला कारोबार, वो सब्सिडरी उसमें काउंट हो जाएगा, रिटेल वाला। और ये जो कपड़े वाला जो बिजनेस है वो, देखिए रिलायंस का जो मुख्य कारोबार है वो पेट्रोकेमिकल्स है, ठीक है सर, और ऑयल एंड गैस, वो केमिकल जो होते हैं, जिसको O2C भी बोलते हैं वो। अब उसमें रिटेल अलग हो गया, उसमें जियो अलग हो गया जिनका टेलीकॉम बिजनेस है, तो उसको भी इनको जोड़ना होगा। तो उसको हम अगर रिलायंस का सिर्फ आप स्टैंडअलोन बिजनेस देखेंगे, जब आप उनके नतीजे देखेंगे, तो उसमें आपको इनका जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है और जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस ये बोलते हैं, ये इनके कोर बिजनेस है, ये इनका स्टैंडअलोन बिजनेस है। अब जब आप इसमें टेलीकॉम को जोड़ देंगे, रिटेल को भी जोड़ देंगे, और बाकी जो बिजनेसेस है, इसमें मीडिया का भी एक अहम रोल है, तो उसको मिला देंगे, तो फिर वो कंसोलिडेटेड हो जाएगा। अब ये जो स्टैंडअलोन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, स्टैंडअलोन का मतलब ये है कि केवल जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी, हमारे देश के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, वो अपने आप में ये कहते हैं कि हमारे देश में कोई भी कंपनी कंपोजिट जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं वो नहीं लॉन्च कर सकती, या फिर वो ऑफर नहीं कर सकती है। ठीक है सर, LIC है या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस ही करेगी, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस ही करेगी। तो नियम माना जा रहा था, ऐसा उम्मीद थी कि शायद बदल जाएंगे, जिससे कंपनियों को लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करने का भी यहाँ पे प्रावधान दे दिया जाएगा, लेकिन बजट में ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ें करनी है, यानी कि कॉम्पोजिट या फिर दोनों चीज़ें करनी है, तो फिर आपको किसी कंपनी में स्टेक लेना पड़ेगा, और उसी की तरफ आप देखिए पूरा जो मसौदा है उपजाता हुआ दिख रहा है। अब मेरे दो सवाल सर, क्या इनके आने के बाद जो प्रैक्टिसेस हैं वो सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी? प्रीमियम जो है, प्रीमियम की जो मार पड़ती हुई दिख रही है, आगे भी हम उस पर चर्चा करेंगे सर, कि देश की आम जनता को इसकी जो महंगाई है, जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम ये जो पे कर रहे हैं, उसकी मार पड़ रही है। वो आंकड़ों से भी मैं साबित करूंगा। और कई ऐसी कंपनियां सामने आ गई हैं सर कि जो उनके प्रीमियम को छोटे छोटे टुकड़े में कर कर उनको, मतलब जो कहा जाता है, उनको फाइनेंस कर रही है। आपसे मेरा वो सवाल है सर कि क्या सस्ती हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम, या जो मार्केट में जो डिसरप्शन की बात कही जा रही है, इनके जो कंपटीटर्स कौन कौन है, उनके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। 7 कंपनियां हैं कुल मिला के, अगर आप देखेंगे हमारे देश का जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है, उसमें स्टार हेल्थ है, नीवा बूपा है जो कि लिस्टेड कंपनी भी है, केयर हेल्थ है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, मणिपाल सिग्ना जिसका नाम हमने लिया अभी, नारायणा हेल्थ है, और गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में कंपनियां ऑपरेट करती हैं। उन्हीं में से एक नाम आपके सामने आ जाएगा जो ये खरीदने वाले हैं जी। अब रही बात कंज्यूमर के एंगल से कि क्या प्रीमियम कम होता हुआ दिखेगा, जाहिर सी बात है कम होता हुआ दिखेगा। पहली बात तो ये है कि कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा। आप कहेंगे कि पहले से 7 कंपनियां हैं तो कंपटीशन की कहाँ कमी है? कंपटीशन की कमी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर आप जो नाम देख रहे हैं ये सारे आपको प्राइवेट नाम ही नजर आएंगे। अब LIC जैसी कंपनी, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनका नेटवर्क जिस तरह का है और ये डिस्ट्रप्शन की जो बात आप कर रहे हैं, LIC में वो दमखम है। क्योंकि क्या होता है कि आपके कुछ खर्चे होते हैं जो कि आपको मैनेज करने होते हैं, और उन खर्चों में आपका जो पेनिट्रेशन है, आपका जो नेटवर्क है, आपके ब्रांच ऑफिसेस हैं, आपके जो एजेंट्स हैं, उसमें आपके कमीशन भी शामिल कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करके, और उसमें संदीप सर इसमें जोड़ लीजिए 5 लाख करोड़ से अधिक का उनका मार्केट कैप है।
बिल्कुल। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोई अगर पीएसयू नाम इसमें बड़ा आके जुड़ेगा, जिसके पास इतनी बैंडविड्थ है, इतना बड़ा नेटवर्क है और डिस्ट्रप्शन लाने का दमखम रखती है जो कंपनी, तो जाहिर सी बात है फिर प्रीमियम्स में तो एडजस्टमेंट होता हुआ दिखेगा। अगर एलआईसी की एंट्री हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो जाहिर सी बात है ग्राहकों के लिए तो जरूर एक राहत की बात हो सकती है। इसमें एक फैक्टर जीएसटी का भी है, क्योंकि सर जीएसटी पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले ग्रोवर साहब आपसे ये समझना चाहेंगे कि एलआईसी ने देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से कहा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड की है। अब ये क्या है मामला सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि आरबीआई से एडिशनल लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जारी करने की रिक्वेस्ट की है। एलआईसी ने पहले 40 साल के बॉन्ड की रिक्वेस्ट की थी, जिसे आरबीआई ने मंजूरी दे दी थी। अब एलआईसी 50 साल और 100 साल के बॉन्ड के लिए आरबीआई के साथ चर्चा कर रही है। ये पूरा मामला क्या है सर, इसको दम आसान भाषा में समझाइए हमें। इसका जो पूरा लेना देना है ना एलआईसी के बिजनेस से है। अब एलआईसी के देखिए, आपको तो एलआईसी ने बोल दिया कि हम आपकी लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो जान है, मतलब आप कब तक जिंदा रहेंगे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये कहते हैं। तो एलआईसी तो बंद नहीं होगी, हमारी जिंदगी रहे ना रहे, लेकिन एलआईसी तो रहेगी। और जिनकी जिंदगी रहेगी, जो आपके जाने के बाद भी जिनकी जिंदगी रहेगी, उनको तो ये आपका जो इंश्योरेंस है वो देते हैं ना। तो वो कैसे दिया जाएगा? इनको तो लगातार चलना है, कंपनी दशकों से चलती आ रही है और आगे कई दशकों तक इनको कामकाज करना है, तो पैसे का मैनेजमेंट तो करना है। एसेट और लायबिलिटी, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। तो उस लिहाज से इनके लिए अगर देनदारी आती है, किसी की मृत्यु होती है या फिर इनको पैसा चुकाना होगा, इनके लिए तो वो लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी को मैनेज कैसे किया जाएगा? इतनी तादाद में ये पॉलिसीज इशू करते हैं, तो लोगों का जो पैसे का भुगतान करना है उसके लिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, उसमें निवेश करते हैं। ये खुद कहते हैं कि हम लंबी अवधि के निवेशक हैं। हमारे देश में जैसे आपने मेंशन किया, अभी 20 से 30 साल के बॉन्ड्स अभी जारी होते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें और भी ज़्यादा लंबे बॉन्ड्स में पैसा लगाने का आप मौका दीजिए। जो सरकार इशू करती है बॉन्ड्स, ये कह रहे हैं कि आप 50 साल के बॉन्ड्स इशू कीजिए, 100 साल के भी बॉन्ड्स इशू कीजिए। ये कह रहे हैं इनके जो एमडी एंड सीईओ, उन्होंने इसका तर्क क्या दिया है कि क्यों लंबी अवधि के बॉन्ड्स जारी करने चाहिए। विदेशों में भी है, विदेशों में तो है ही है। इनकी जो एसेट लायबिलिटी को जो मैनेज करना है इनको, क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज होती हैं। अब कोई इंसान कितना जिएगा, कितने साल के बाद इनका प्रीमियम आएगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब देना है तब तो फिर अब अदा करना ही पड़ेगा प्रीमियम उसका, आप उसमें बैकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की बैकिंग है, उसमें गारंटी भी है। इसीलिए तो एलआईसी की पॉलिसीज बिकती भी हैं, इसी वजह से इतना बड़ा नाम भी, इतना बड़ा मार्केट शेयर भी है। तो उस एसेट और लायबिलिटीज यानी कि जो देनदारियां हैं उसको मैनेज करने के लिए ही ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। और आपको बता दूं, 1/5 यानी कि 20% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केवल एलआईसी ही खरीदती है। तो सरकार के जो बॉन्ड्स जारी होते हैं उसमें 1/5 यानी कि 20% जो हिस्सा है वो एलआईसी का ही है। तो अपनी जो एसेट लायबिलिटीज को मैनेज करने के लिए, आसानी से मैनेज करने के लिए, और लोगों के जो इंश्योरेंस का क्लेम आएंगे उसका भुगतान करने के लिए ही ये सरकार से मांग कर रहे हैं। विदेशों वाला फैक्टर तो है ही है कि विदेश में लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं, 100 साल के बॉन्ड होते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं ताकि इनकी बैलेंस शीट और मजबूत हो सके, आराम से अपनी जो एसेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज कर सके। इस वजह से आरबीआई के सामने ये रिक्वेस्ट लेकर गए हैं और हाईली लाइकली है कि शायद एक्सेप्ट हो भी जाए। जी, अब ग्रोवर साहब एक और पिक्चर पर बात करते हैं। देखिए, देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिनसॉल, बिम्पे, फिनश्योर और इंश्योर फिन जैसी स्टार्टअप कंपनियां जो हैं सर ग्रोवर साहब, वो बीमा प्रीमियम के लिए फाइनेंस कर रही हैं। देखिए, मैं आपको आंकड़ों से समझा रहा हूँ कि देश में जो बीमा का जो ये जो चलन है, बीमा प्रीमियम में 25% तक की बढ़ोतरी हो रही है। लोग लेना चाह रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लोग हैं। लोग अब लोन लेकर भी ये प्रीमियम ले रहे हैं। छोटे शहरों से 70% ग्राहक है और आसान भुगतान विकल्प की ये मांग करते रहते हैं। अब आंकड़ों पर चर्चा करते हैं कि कैसे क्या ये खेल हो रहा है। फिनसॉल और बिम्पे हर महीने करीब सर 7,000 नए कस्टमर्स को जोड़ रही है। औसतन लोन जो है हर एक कस्टमर का, हर एक फैमिली का कहिए, वो 40,000 रुपए तक का बैठ रहा है सर। इस पर ब्याज दर है एडिशनल 12% से 16% की चार्ज कर रहे हैं। और छोटे शहरों की जो मैं बात कर रहा था सर, 70% जो कस्टमर्स है टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आ रहे हैं। और इसके पीछे की कहानी है सर कि जैसे जो कोविड वाली जो महामारी आई, लोग इतने डर गए और उस समय जो इतना जो खर्चा देखा इन्होंने, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, सरकारी व्यवस्था तो लचर है ही, इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में आप जाइए, उनका भी अगर मैं आंकड़े अगर आपको दिखाऊं, पहले जो अपेंडिक्स की सर्जरी हुआ करती थी सर, ये कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ, 2015 में 70,000 रुपए में हो जाया करती थी। अब देखिए 24-25 की बात करूँ, ये 1.5 लाख तक पहुंच गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंख का जो ऑपरेशन होता है, पहले 25,000 में हो जाया करता था 2010 में, अब अगर आपको कराना होगा तो 60,000 रुपए लग रहा है। आईसीयू प्रतिदिन का अगर जो चार्ज आप देखिए 5,000 हुआ करता था 2015 के आसपास, वो अब बढ़कर 15,000 हो गया है।
और एंजियोप्लास्टी जो 1.5 लाख में हुआ करता था जो 2010 में, वो अब 3 से 7 लाख रुपए तक हो रहा है। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल है सर, जिस पर हम लोग आगे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर ये आएगा तो ये बहुत बड़ा रामबाण होगा सर। आप जैसा कह रहे हैं 14 लाख तो इनके एजेंट्स ही हैं, तो जैसे ही मान लीजिए मुझे ही कुछ बीमारी होती है तो सबसे पहले मैं अपने एजेंट को फ़ोन करता हूँ, वो आता है, वो कागज़ की जो प्रक्रिया है वो करता है। तो ऐसे में तो ये बहुत बड़ी कदम होगी एलआईसी की सर। बिल्कुल होगी, और इसीलिए मैंने आपको इनका नेटवर्क बताया, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि इनकी रीच कितनी बड़ी है, कितने लोगों तक इनकी पहुंच है। और जैसे आप कह रहे हैं बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन जाहिर सी बात है होने ही वाला है, और देश को जरूरत है इस चीज़ की। जो आम आदमी है, जो एक छोटे तबके का आदमी है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहता है, उसको ज़रूरत है ये। और देश में अगर आपको हेल्थ केयर की सुविधा बढ़ानी है, इनफैक्ट अवेलेबिलिटी चलो अलग बात रहेगी कि आपके पास देश में अच्छी सुविधा है या नहीं, आप उसमें प्राइवेट सेक्टर में चले। आपने बात की सर, इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पर, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखिए 2.1%। R&D पे तो 0.7% हम खर्च कर ही रहे हैं, जो बहुत ही नॉमिनल है। और हेल्थ पे जो सबसे बड़ा 140 करोड़ की आबादी है, और जीडीपी का जो अगर कंट्रीब्यूशन देखें, जो खर्च हम कर रहे हैं 2% है मात्र। समझ जाइए कि भारत सरकार कितना आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, ये आंकड़ा कह रहा है सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह से आपने आंकड़े बताए हैं। सर लोन लेना पड़ रहा है सर उसी प्रीमियम को भरने के लिए। यही मैं बात कह रहा हूं कि आपके पास अच्छी सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन आप उसकी फंडिंग कैसे करेंगे या फिर उसका भुगतान कैसे करेंगे, उसी के लिए एलआईसी जैसे जो नाम है उसमें बहुत बड़े मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी रीच बहुत बड़ी है, आपको आसानी से मिल भी जाएगा। अभी आपके पास विकल्प ही नहीं, आपके पास निजी कंपनियों का ही विकल्प है, तो आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी होगी, जितना प्रीमियम वो कहेंगे आपको उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। और उसमें भी आप देखें तो अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है या कोई ऐसी बड़ी बीमारी है, तो आपके जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और आप उसमें चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और एक सर्टेन लिमिट के बाद आपके जो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, वो आपको प्लान्स ऑफर भी नहीं करती हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो कि आम आदमी फिलहाल ओपीडी हुआ या फिर जो बाकी सर्विसेज लेने के लिए फिलहाल कैशलेस वाला सर, आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि कैशलेस हमारे पास है, लेकिन जब आप अवेल करने जाइएगा तो उस समय ना नुकुर इन लोगों का बहुत चलता है, बहुत होता है। और उसी चीज़ से इजाद पाने के लिए ही लोगों को अगर आप देखेंगे तो एलआईसी जैसे आपने कहा एक रामबाण जरूर साबित हो सकता है। तो एक तरफ जहां हेल्थ केयर का जो स्तर है वो सुधरेगा, अवेलेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा आपके पास जो प्रीमियम्स है वो भी नीचे आते हुए दिखेंगे। तो अपने आप में देखा जाए हमारे देश की जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके लिहाज से देखा जाए या आम आदमी के लिहाज से देखा जाए, उसके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अब चलिए सर, चूंकि आप मार्केट को कवर भी करते हैं, हमारे सहयोगी भी हैं सर, तो आपसे अब एलआईसी की चर्चा हो रही है, तो सर तीसरी तिमाही के क्या है इनके नतीजे, उसको भी आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे। और सबसे पहले तिमाही नतीजों पर चर्चा करेंगे सर, लेकिन उसके पहले बता दीजिए शेयर का क्या एक्शन है। आज अभी सुबह तक हम लोग देख रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे हम अपने प्रोड्यूसर साहब से, तो वो तो कह रहे थे कि शर्मा जी 20 रुपया जो है बढ़कर 777 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2.5% की तेजी है। क्या जोड़ना चाहेंगे सर एडिशनल जानकारी? पहली बात तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनको हैट्स ऑफ, बहुत गहरी पकड़ रखते हैं वो भी मार्केट पे। 20 रुपये, देखिए एग्जैक्टली 20 रुपये ऊपर है, 777 का भाव है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि आप इसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी कहानी भी बताइए ग्रोवर साहब। ये जब उस समय आईपीओ आया था उसमें बहुत हल्ला हुआ था कि भाई एलआईसी का बहुत सेटबैक जो कहा जाए वो लगा था लोगों को उस समय। हाँ, तो उस समय अगर आप देखिए तो 949 का जो आंकड़ा है ना, बहुत लोगों को याद होगा, ये इसका इशू प्राइस था। हालांकि काफ़ी लोगों को डिस्काउंट मिला, पॉलिसी होल्डर्स को भी और बाकी तरह से भी जो डिस्काउंट मिला। उसके बाद आप देखिए तो आपका जो प्राइस है वो 949 वाला, किसी का 889 हो गया, किसी का वैसे हो गया, जिस तरह से भी आपको डिस्काउंट जो भी ऑफर मिला उस हिसाब से। लेकिन आप देखिए इस शेयर ने आपको बहुत रुलाया है। 949 बहुत टाइम तक तो ये स्टॉक अपने जो इशू प्राइस है उसके नीचे ही रहा। अभी भी आप देखेंगे तो आप इशू प्राइस के नीचे ही है 949 वाला। आप देखिए अभी 777 की हम बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 1222 रुपये तक एक समय शेयर चला गया था। जो अभी पिछले साल में पीएसयू शेयरों को लेकर धूम मची थी, उसमें इस स्टॉक ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन 1222 का लेवल छूने के बाद फिर से आप देखिए 750 रुपये के आसपास आ गया। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, इनका मार्केट शेयर नीचे आ रहा है, वो तो एक रीज़न है ही है। इनको कंपटीशन बहुत मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, पेनिट्रेशन भले ही कम है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसा मोहंती साहब ने कहा भी। इसमें दिक्कत यह है कि इनमें सरकार की आप हिस्सेदारी देखिए 96.5%, क्योंकि मई 2022 में जो आईपीओ आया था उस समय इन्होंने, सरकार ने केवल 3.5% हिस्सा बेचा था। सेबी के नॉर्म जो कि मार्केट रेगुलेटर है वो ये कहता है कि आपको 3 साल के अंदर अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम से कम 10% बेचनी होती है, यानी कि पब्लिक का जो हिस्सा है वो 10% होना चाहिए। यानी कि जो 96.5% पर सरकार का हिस्सा है वो घटाकर उनको 90% पे लाना है। तो 6.5% जो हिस्सेदारी बिकनी है उसका एक जो हैंगओवर है वो लोगों के दिमाग में है।
सरकार कह भी रही है कि हो सकता है कि ओएफएस के जरिए कुछ हिस्सेदारी बिक दे। पिछले हफ्ते ही इनफैक्ट एक खबर थी भी कि सरकार शायद 9,500 से 14,500 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेच सकती है 2 से 3 ट्रेंचेस में। यही जो एमपीएस इसको बोलते हैं, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स जो होते हैं, उनको पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो उस वजह से आप देखिए स्टॉक हाई लेवल्स पर टिक नहीं पाया और अभी भी देखिए इशू प्राइस के नीचे है। तो शेयर का जो इतिहास है, शेयर ने पैसा तो लोगों को नहीं बना के दिया है, तो उस लिहाज से देखा जाए कंपनी बहुत बड़ी है, पैसा नहीं बना के। लेकिन सर तीसरी तिमाही में तो मुनाफा जो दिख रहा है आंकड़ों के अनुसार 16% बढ़ा है। नंबर बहुत अच्छे हैं, मैं उसमें वो वाली बात नहीं है कोई। इनका जो मुनाफा है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, क्योंकि 7 फरवरी को जो इनके नंबर्स इशू हुए थे उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो इनका है 16% बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ दिखा और 9,500 करोड़ रुपए का लास्ट क्वार्टर का नंबर था, उससे बढ़कर आया। हालांकि इनका जो नेट प्रीमियम इनकम है, जैसे मैंने कहा स्लो डाउन वहाँ पे आप देखिए, जो नेट प्रीमियम इनकम है इनकी वो सालाना आधार पर 9% के आसपास कम होती हुई दिखी है। 1.17 लाख करोड़ से 1.07 लाख करोड़ पर ये पहुंचती हुई दिखी है। यही दिक्कत की बात है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एलआईसी अगर आप देखेंगे तो पिछड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो पिछले 2-3 या 4 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे जो निजी कंपनियां हैं, चाहे उसमें आप एचडीएफसी लाइफ देखिए, बाकी कंपनियां अगर आप देखेंगे, उनसे एलआईसी को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता हुआ दिखा है। एलआईसी का मार्केट शेयर नीचे आ रहा है और बाकी कंपनियों का मार्केट शेयर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो कंपटीशन लाइफ इंश्योरेंस में बहुत बहुत सख्त होता हुआ दिख रहा है। सर मेरा एक सवाल था, जैसा आपने कहा कि नेट प्रीमियम इनकम जो उनकी है, जो आंकड़ों में दिखा रहा है कि गिरावट है, क्या ये भी तो एक बड़ी वजह नहीं है सर कि ये कूद रहे हैं अब हेल्थ इंश्योरेंस वाले में? मैं तो कह ही रहा हूँ सर, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इनके खुद एमडी एंड सीईओ मान रहे हैं कि हमारा स्लो डाउन है, स्लो डाउन की वजह से ही हम ये डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप एक बिजनेस में हैं, आप उससे दूसरे बिजनेस में जा रहे हैं और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। देखिए देश में हेल्थ केयर सेवाएं जिस तरह की हैं और जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट जहाँ पे जिस तरह से हम रह रहे हैं और जिस तरह की बीमारियां, जिस तरह का खान पान है हमारा या फिर जो मिलावट हो रही है फिलहाल के लिए, मैं वो अलग मुद्दा में उसमें नहीं जाना चाहता, बने हुए हम लोग। हाँ, लेकिन आप देखिए जिस तरह से बीमारियां हैं, डायबिटिक कैपिटल तो हम हैं ही दुनिया के, तो उस लिहाज से हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है लोगों को और उसमें अगर एलआईसी आती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको ये अवेल करना चाहते हैं। चलिए आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम मुद्दों को आसान भाषा में समझाया हमारे व्यूवर्स को, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।